हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और पेल्टियर इफ़ेक्ट पर प्रॉब्लम। और इस पर जो है दो टाइप का ही प्रॉब्लम बनता है और आसान प्रॉब्लम बनता है और आराम से किसी भी एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम बनेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए तो फिर इसमें क्वेश्चन आराम से बनेगा। और जो पूछा जाता है ज़्यादातर वो पूछा जाता है कि न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा और या इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होगा। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा और इन्वर्सन टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ईएमएफ आपको ये दिया हुआ है 12t - 0.02 t स्क्वायर व्हेन इट्स कोल्ड जंक्शन एट 0 डिग्री सेल्सियस। और कोल्ड जंक्शन इन जनरल आपको पता है कि कितना टेम्परेचर पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये कहे तो भी ना कहे तो भी। और एक और तरह का सवाल होता है जिस पर हम बात करेंगे, जबकि कोल्ड जंक्शन 0 पर नहीं होता है। और ख़ास करके अगर इस तरह इक्वेशन का कोई भी शेप दिया हुआ हो या इक्वेशन दिया हुआ हो, है ना, तो इसमें कोल्ड जंक्शन 0 पर ही रहेगा। कोल्ड जंक्शन 0 पर ही रहेगा। क्वेश्चन कहे तो भी ना कहे तो भी ये इन जनरल रहता ही है। अब कह देता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ का आपके पास इक्वेशन है 12t - 0.02 t स्क्वायर, ये ईएमएफ का इक्वेशन है। और कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन कह ही रहा है, अच्छी बात है। नहीं कहता तो भी हम लोग 0 ही लेते, ठीक है। कैलकुलेट, पहला है न्यूट्रल टेम्परेचर और दूसरा है इन्वर्सन टेम्परेचर। देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या तरीका है, हम लोग क्या देखे थे थ्योरी में। न्यूट्रल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करना होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर होता क्या ये बताओ तो। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर कि ईएमएफ मैक्सिमम होता है। जैसा कि ये जो ग्राफ था, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं समझने के लिए, जिस पर कि ईएमएफ मैक्सिमम, तो यही ना न्यूट्रल टेम्परेचर होता है। और ये इन्वर्सन होता है, तो जिस पर कि ईएमएफ मैक्सिमम होता है, ये ईएमएफ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ठीक है। इधर ये ऑरिजिन हो गया, इधर ईएमएफ और इधर इस एक्सिस में टेम्परेचर। पहले हम लोग इस ग्राफ को देखे हुए हैं, हालांकि प्रॉब्लम में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ईएमएफ का इक्वेशन आपके पास है दिया हुआ 12t - 0.02 t स्क्वायर। और निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है, न्यूट्रल टेम्परेचर निकालना है। तो होता क्या है, न्यूट्रल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कि ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लोग करते क्या हैं, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे। तो फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। तो dE/dt। अब यहाँ देखो T यहाँ पर दिया हुआ, ये टेम्परेचर है, T के बदले थीटा भी रह सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। T के बदले थीटा भी हो सकता है। तो ये इंडिकेशन ऑलरेडी टेम्परेचर का है, कभी कैपिटल T हो सकता है, कभी स्मॉल t हो सकता है, तो कभी थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर का ये सारा इंडिकेशन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जरा बोलिए तो dt ऑफ, वैसे तो आप समझदार हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन एक स्टेप अननेसेसरी इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से 2 स्टेप में हम लोग कर लेंगे। हालांकि आप प्रैक्टिस में हैं तो आराम से डायरेक्ट करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 0.02 t स्क्वायर, बोलो साहब 12t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कैपिटल T के रेस्पेक्ट में 12t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 12 माइनस, फिर अब यहाँ देखिए 0.02, ये तो बाहर हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। और इसको करना क्या है,
जीरो करना है, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है। क्यों करना है? तो इसलिए कि इस पर जो है न्यूट्रल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कि ईएमएफ मैक्सिमम होता है। और ये जीरो क्यों करते हैं आपको पता है? मैक्सिमम मिनिमा का यह कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम की बात होती है या मिनिमम की बात होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में करते हैं। और ये बात मन में होता है कि आखिर दोनों में क्यों करते हैं? तो एक्चुअली इसका अंदर की बात यह है कि कोई भी फिजिकल सिचुएशन किसी एक को ही सेटिस्फाई करता है। या तो वह मैक्सिमम को सेटिस्फाई करता है किसी एक सिचुएशन के लिए, या तो वह मैक्सिमम को सेटिस्फाई करेगा और नहीं तो वह मिनिमम को सेटिस्फाई करता है। दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कोई एक ही को सेटिस्फाई करता है किसी एक सिचुएशन के लिए। जब मान लो घर से आते हो, है ना, घर से आते हो बाहर, तो आपको जो है पापा क्या पूछते हैं? बोलो बेटा मिनिमम कितना दे दें या मैक्सिमम कितना दे दें? क्या पूछते हैं बताओ? क्या पूछें आज तक? मिनिमम कितना दे दें। ऐसा कभी पूछे बोलो बेटा मैक्सिमम कितना दे दें, तो वो मिनिमम का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मिनिमम पूछते हैं कम से कम कितना दे दें जो तुम्हारा काम 1 महीने 2 महीने चल जाएगा, जो भी बात होती है, ठीक है। ऐसा पूछते हैं बोलो मैक्सिमम कितना दे दें, तो उसमें और देंगे तो क्या दिक्कत है ना? ज़्यादा मिलेगा तो और कोई कष्ट नहीं है। इधर उधर सार सिनेमा है कि नहीं, मोबाइल रिचार्ज जरा बढ़िया से हो सकता है, दूसरा कहीं मोबाइल बदल लो, है ना। तो बहुत तरह की बात होती है, तो ये सब चलता रहता है। तो इसमें मिनिमम की बात होती है, मैक्सिमम की बात नहीं होती है। तो उसी तरह से कोई भी सिचुएशन, कोई कभी मैक्सिमम के लिए सेटिस्फाई होगा तो कोई कभी मिनिमम के लिए सेटिस्फाई होगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको जीरो करना है, तो फिर जो है ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 12 माइनस 0.02 इंटू 2t बराबर कितना? 0। इसको उधर कर लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04t। अब बोलो तो साहब, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/0.04t। पॉइंट हटा, t तो हाँ t नहीं रहेगा, ऊपर डबल जीरो, कितना हो गया जी? 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मिल गया न्यूट्रल टेम्परेचर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये न्यूट्रल टेम्परेचर का आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? इन्वर्सन टेम्परेचर। ये लिख लिया आप लोग? ये सबका हो गया? ये जो साइड हो लेते हैं, ये सबका हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? इन्वर्सन टेम्परेचर को निकालना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इन्वर्सन टेम्परेचर को निकालना है। ये बताओ कि इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्सन टेम्परेचर होता क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर कि ईएमएफ 0 हो जाएगा। वह टेम्परेचर जिस पर कि ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, तो अगर इन्वर्सन टेम्परेचर को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ को 0 कर देना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट जो ईएमएफ का इक्वेशन है ना आपके पास, ये वाला, इसको क्या करना होगा साहब? 0 कर देना होगा। इसको डायरेक्ट 0, डायरेक्ट ईएमएफ को 0 करना है। तो 12t माइनस 0.02 टी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो 12t इक्वल टू उधर भेज दो 0.02 टी स्क्वायर, टी खत्म। तो यहाँ पर जो है t इक्वल टू 12 नीचे 0.02, बोलो ये कितना आ गया जी? 600 डिग्री सेल्सियस। ये कैसा टेम्परेचर हो गया? इन्वर्सन। तो इसको थीटा आई से इंडिकेट कर देते हैं। ये आया 600 डिग्री सेल्सियस, ये इन्वर्सन टेम्परेचर हुआ। और न्यूट्रल टेम्परेचर कितना आया साहब? टी एन से इंडिकेट कर देते हैं। ये कितना आया? 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें और इन्वर्सन टेम्परेचर आपको पता है कि 300 है,
तो न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्ट इन्वर्सन का 2 गुना हो जाएगा। फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसको डायरेक्ट इस रिलेशन को ले सकते हैं कि जो इन्वर्सन टेम्परेचर होगा 2 गुना होगा किसका, न्यूट्रल टेम्परेचर का 2 गुना होगा। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और खास करके ये लागू तब होगा जबकि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन एक और देंगे इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर है प्रैक्टिस के लिए, जिनका नहीं वो देखिए। हालांकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, ईएमएफ आपको दिया हुआ है 10T, दूसरा क्वेश्चन है लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ ये इक्वेशन आपको बदला गया है। द ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, तो 10T माइनस 0.04 T², सिमिलर इक्वेशन है ना। और ये भी कह रहा है कि कोल्ड जंक्शन 0 पे है, ना कहे तो भी हम लोग 0 ही लेंगे। जब भी इक्वेशन फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो फिर 0 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ का इक्वेशन आपके पास ये है और निकालना क्या है, आपको न्यूट्रल टेम्परेचर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे। फॉर द न्यूट्रल टेम्परेचर, फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर क्या करते हैं साहब, DE/d थीटा हो या dt हो, जो भी हो, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साहब, ddt ऑफ 10T माइनस 0.04 T² इक्वल टू 0। तो बोलो साहब 10T का डिफरेंशिएशन, 10T का डिफरेंशिएशन 10 और 0.04 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। T² का डिफरेंशिएशन, T² का डिफरेंशिएशन बराबर 0। तो इसका मतलब 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको इधर भेज दीजिए, 0.04 इंटू 2T। तो इसका मतलब T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/04 इंटू 2। तो ये हटाइए, 00 लगाइए, तो ये 1000/8 मतलब कितना, 125 डिग्री सेल्सियस। ये क्या निकला साहब, क्या निकला, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो इसको Tn या θn जो लिखिए, न्यूट्रल लिख दीजिए, 125 डिग्री सेल्सियस। ये कैसा टेम्परेचर निकला, न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। और अगर न्यूट्रल निकल गया तो इन्वर्सन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 गुना हो जाएगा, नहीं, इन्वर्सन टेम्परेचर न्यूट्रल का 2 गुना, ये θn ये θi। तो ग्राफ से भी स्पष्ट है कि न्यूट्रल का 2 गुना होगा। क्या होगा, न्यूट्रल का 2 गुना होगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, न्यूट्रल का 2 गुना होगा। तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। तो इन्वर्सन टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, इन्वर्सन टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 करेंगे। फॉर इन्वर्सन टेम्परेचर क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 करेंगे ईएमएफ को। तो मतलब 10T माइनस 0.04 T² इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर 10T इक्वल टू 0.04 T², और यहाँ पर जैसे T कॉमन लेके भी कर सकते हैं तो वो 2 वैल्यू देता है, लेकिन जो एक वैल्यू है वह T बराबर 0 आएगा, जो कि मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, T ख़त्म हो गया। T का वैल्यू कितना,
तो 10/0.04 ये कितना आ गया साहब? 250 डिग्री सेल्सियस। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये कैसा टेम्परेचर हुआ? इन्वर्सन। थीटा आई से इंडिकेट कर देते हैं 250 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर इन्वर्सन टेम्परेचर। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये बात समझ गए? क्लियर हो गया? तो मेजर टाइप जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो यही है जो डिस्कस किया। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, क्या न्यूट्रल टेम्परेचर होगा, क्या इन्वर्सन टेम्परेचर होगा। और इसके बाद एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन की बात होती है, जबकि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 नहीं हो, तो उसमें क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। तो कैसा होगा वो हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो इस पर बनता है, जब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन 0 पर नहीं हो, 0 पर नहीं हो। अगर 0 पर होता है तब तो पहले जैसा इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उस तरह का क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन 0 नहीं हो, मतलब और भी कुछ, ये हम नहीं कर रहे हैं कि 0 है, ग्राफ में हालांकि आपको 0 दिख रहा है, लेकिन 0 हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहीं से ग्राफ स्टार्ट हुआ हो या इसके पहले से ही ग्राफ स्टार्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर 0 नहीं होता है, अब यहाँ देखिए तो इसमें जो रिलेशन बनता है थीटा एन मतलब न्यूट्रल टेम्परेचर। थीटा एन क्या है? न्यूट्रल टेम्परेचर। थीटा सी क्या है? कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर। थीटा सी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। थीटा आई क्या है? इन्वर्सन टेम्परेचर। और थीटा एन तो न्यूट्रल टेम्परेचर है ही। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल टेम्परेचर के लिए जो आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है थीटा सी प्लस थीटा आई अपॉन 2। यहाँ भी देखो ग्राफ से भी कि यहाँ न्यूट्रल टेम्परेचर यह है, तो यह जो है इसका और इसका एवरेज है। याद रखने के लिए दोनों का एवरेज है, दोनों के बीच में है ना। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला आपका इसके लिए ये लागू होगा, थीटा सी प्लस थीटा आई अपॉन 2। और अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 हो जाए, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो अगर यहीं पर अगर हम इसको 0 कर दें तो न्यूट्रल टेम्परेचर कितना हो गया? इन्वर्सन का आधा, जो कि हम लोग इसके पहले लिए थे। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या हो गया? इन्वर्सन का आधा। इन्वर्सन का आधा। आई बात समझ में? न्यूट्रल टेम्परेचर क्या हो गया? इन्वर्सन का आधा, अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 हो तब। लेकिन यहाँ हम 0 नहीं ले रहे हैं। अब आइए इस पर क्वेश्चन आपके पास यह है, और यही 2 तरह का क्वेश्चन आपका मेनली बनता है। पहले का टाइप 1 था और ये आपका टाइप 2 है। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल इज 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल इज 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। इफ द न्यूट्रल टेम्परेचर कितना है? 300 है। निकालना क्या है साहब? इन्वर्सन टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्सन टेम्परेचर निकालना है। तो थीटा एन कितना है साहब? 300 डिग्री सेल्सियस। और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है? थीटा आई निकालना है कि क्या होगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। फिर एक बार लिख देते हैं, थीटा एन इक्वल टू थीटा सी प्लस थीटा आई अपॉन 2। ये बोलो साहब, यहाँ पर न्यूट्रल कितना है? 300। सी कितना है कोल्ड जंक्शन का? इन्वर्सन तो निकालना है अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 600, उसके बाद 10 प्लस थीटा आई। तो यहाँ पर थीटा आई कितना के बराबर हो गया साहब?
600 में 10 को घटाइए तो 590 डिग्री सेल्सियस। इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होगा? 590 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 590 हो गया। और अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 होता तब आंसर कितना होता? तब आंसर कितना होता बताओ तो? तब 600 आंसर हो जाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसे यह तो एग्जैक्ट आंसर हुआ ही, लेकिन अगर सपोज ऑब्जेक्टिव में अगर इसको पूछा जाए और ये आप जानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, आराम से दे सकते हैं। और अगर समय कम हो और अगर इसका कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं है तो आप एक अनुमानित आंसर दे सकते हैं। अनुमानित आंसर जैसे अब यहाँ पर देखिए 300 का दुगुना वाला आंसर आएगा लगभग, तो इसलिए 600 के आसपास वाला जो आंसर है उसी को मारना है अगर ऑप्शन भगाया हुआ हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन कंफ्यूज कराना चाहेगा तो आपको करा देगा, इसलिए तब ऑप्शन में 590 भी डाल देगा, 595 भी डाल देगा, ठीक है। तब तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक और इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यह भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है अगर न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर ऑफ ए थर्मोकपल आर रेस्पेक्टिवली 265 एंड 540। तो न्यूट्रल टेम्परेचर इसमें कौन सा हुआ? 265 लगातार है, तो ये न्यूट्रल टेम्परेचर है। और ये क्या हुआ साहब? इन्वर्सन टेम्परेचर। तो इन्वर्सन टेम्परेचर कितना है? 540 है ना। इन्वर्सन और न्यूट्रल दिया हुआ, निकालना क्या है? कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो इस फॉर्मूले को लगा दिया जाए, है ना। इसको लगा दें हम लोग। तो यहाँ देखो थीटा एन है ना, थीटा सी प्लस थीटा आई अपॉन 2। तो अब यहाँ पर देखो इसमें थीटा एन कितना दिया हुआ है? 265। कोल्ड का तो निकालना ही है, इन्वर्सन 540 है, अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 265 इंटू 2 थीटा सी 540। बोलो साहब ये कितना हो गया? 530। थीटा सी प्लस 540, तो थीटा सी इक्वल टू 530 माइनस 540 कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन हुआ। दिस इज योर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। ये कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हुआ। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे कितना आया? -10 आया। तो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आपका जो है वही 0 -10 प्लस 10 है ना, -5 प्लस 5, यही के रेंज में कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर रहता है। ये अनुमानित आंसर हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये बनाने का तरीका हुआ। तो अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 नहीं हो तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग इस तरह से इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया? तो बाकी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आसान होता है ना। और एक क्वेश्चन हम आपको इसमें पूछ रहे हैं यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड, जो कि पूछता है ये बताइए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पेल्टियर कोफिशिएंट। व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पेल्टियर कोफिशिएंट। पेल्टियर कोफिशिएंट का क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन होगा? बोलो साहब इसके लिए क्या फॉर्मूला दिए थे? क्या फॉर्मूला इसके लिए दिए थे? H इक्वल टू पाई आई टी, यही था ना। और यहाँ पर पाई क्या है?
वेयर पाई ही जो है पेल्टियर कॉफिशिएंट है। अब यहाँ ये नहीं बोल देना कि पाई यहाँ पर जो है 22/7 है, तो जो भी है ये कांस्टेंट है जिसको पाई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। यह एक पेल्टियर कांस्टेंट है, H = πIT है ना, याद रखना H = BIT तो πIT है ना, BIT सिंद्री है ना। तो यहाँ पर पाई के लिए क्या करोगे, H/IT क्या करेंगे पाई के लिए। अब ये बताओ H यहाँ पर क्या है, H यहाँ पर क्या है, हीट है। I यहाँ पर क्या है, करंट है। T यहाँ पर क्या है, T यहाँ पर क्या था, टाइम था, है कि नहीं, टाइम था T, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो तो इसके हिसाब से यूनिट भी दिया जा सकता है ना। तो यहाँ देखो, और अगर चाहो जैसे H यहाँ पर है हीट, और अगर चाहो तो करंट को क्या दे सकते हैं, I = Q/T, और कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है या करंट इंटू टाइम चार्ज होता ही है, हीट अपॉन चार्ज हो गया नहीं, तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से बोलो, हीट का एनर्जी है, यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम्ब, चार्ज का कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। अब जरा डायमेंशन भी बता लो, डायमेंशन क्या हो जाएगा साहब, हीट का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशन mL/T-2। और उसके बाद यहाँ पर चार्ज के लिए या करंट इंटू टाइम के हिसाब से, करंट के लिए क्या होता है I, टाइम के लिए T। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी चार्ज तो फंडामेंटल में होता नहीं है, फंडामेंटल में तो करंट ही होता है। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, तो mL/T-3I-1 यूनिट डायमेंशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, आया। तो हीट एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशन होता है, एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशन होता है mL/T-2 और चार्ज का AT, मतलब करंट इंटू टाइम ऐसे भी था तो IT हो गया, या चार्ज का AT या IT दोनों चलता है, करंट का I भी होता है A भी होता है, दोनों चलता है, लेकिन ज़्यादातर I लिया जाता है, तो I दिया और इस टाइम के लिए T, तो IT, तो mL/T-3I-1। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये क्लियर हो गया। तो देखिए इसके बाद जो हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, मतलब परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। देखो मैग्नेटिज्म जो है हम लोगों को दो तरह का पढ़ना होता है, मैग्नेटिज्म दो तरह का पढ़ना है हम लोगों को, एक परमानेंट मैग्नेटिज्म और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहा जाता है, और परमानेंट मैग्नेट को क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, या सिर्फ मैग्नेट भी कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो पहले परमानेंट मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए फिर ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप बताएंगे,
हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं हूँ आर के जे सर, और बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना